नमस्कार साथियों, YouTube चैनल के MH अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत के राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 10 के भारत के राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले ये जान लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ एक घटना था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने पर मजबूर हो गई थी। उससे पहले हम लोग देखे हुए थे कि 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता के लिए एक युद्ध लड़ चुका था। इसी के तहत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस की जब स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कौन बने थे? तो कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस के अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जब हुआ, उसकी अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। तो ये कांग्रेस की अध्यक्षता हुआ कहाँ पे था? तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना जब हुआ, उस समय कांग्रेस की मीटिंग यानी सभा पुणे में होना था, लेकिन पुणे में न होकर के ये बम्बई में हुआ। बम्बई में कहाँ पर हुआ? तो बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई। होना कहाँ था? तो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण कांग्रेस की स्थापना मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई। जब कांग्रेस की स्थापना की गई, तो उस समय इसके अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। जब WC बनर्जी बने थे तो कांग्रेस के सचिव थे उस समय कांग्रेस के
स्थापना के समय कांग्रेस के सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय कांग्रेस के सचिव ए.ओ. ह्यूम थे और अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किए थे। ये ए.ओ. ह्यूम कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी एवं इटावा के मजिस्ट्रेट थे। ए.ओ. इटावा के मजिस्ट्रेट थे और अंग्रेज अधिकारी था। ये भारत के लिए इसका आत्मा रोता था। जब ये भारत में आया था तो भारत की दुर्दशा को देखकर इनकी आत्मा दुखी होती थी, इसलिए इसने कांग्रेस की नामक संस्था की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ए.ओ. ह्यूम ने जब कांग्रेस की स्थापना की तो ये कांग्रेस शब्द लिया कहाँ से गया? तो ये कांग्रेस शब्द अफ्रीका से लिया गया था। इससे पहले कांग्रेस की स्थापना के पहले क्या कोई और संस्था थी? तो हाँ, कांग्रेस की स्थापना के पहले भारत में एक भारतीय संस्था चलती थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके 1885 ईस्वी में कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 ईस्वी में दादा भाई नेहरूजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1875 ईस्वी में दादा भाई नेहरूजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब किया गया? तो 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई। और भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी और किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 ईस्वी में दादा भाई नेहरूजी ने की थी। दादा भाई नेहरूजी कांग्रेस की स्थापना के समय भाग लिए थे कि नहीं? तो दादा भाई नेहरूजी कांग्रेस की स्थापना के समय भाग नहीं लिए थे। क्यों? क्योंकि वो इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ से जुड़े हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष और प्रथम पादरी अध्यक्ष
दादाभाई नौरोजी थी। नौरोजी 1886 ईस्वी में बनी थी। 86 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। होना कहाँ था? तो कांग्रेस की स्थापना होना पुणे में था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण इसकी स्थापना बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। और इसके सचिव कौन थे? तो सचिव A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम कौन थे? तो A.O. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी और इटावा के मजिस्ट्रेट थे। भारतीय राष्ट्रीय A.O. ह्यूम को और क्या कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और शिमला का संत भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब किया गया? तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 ईस्वी में। किसने की? तो दादाभाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के दूसरे और प्रथम पादरी अध्यक्ष कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी 1886 ईस्वी में। नमस्कार साथियों, YouTube चैनल के MH एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के भारत में राष्ट्रवाद के गांधीवाद से चैप्टर को अध्ययन करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2। भारत में राष्ट्रवाद से गांधीवाद का चैप्टर का अध्ययन करेंगे। गांधीवाद से देखेंगे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी के बारे में यदि चर्चा करेंगे तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर ग्राम के काठियावाड़ जिले में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर ग्राम के काठियावाड़ जिले में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी के पिता राजकोट के दीवान थे। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। इनके माँ पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी।
इनकी माँ पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी और महात्मा गांधी के पत्नी का नाम महात्मा गांधी के पत्नी का नाम पुतलीबाई था। कस्तूरबा गांधी। इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। इनके 4 पुत्र थे, मणिलाल, हरिलाल, देवदास और रामलाल। ये इनका प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुआ था। इनके इंटर कॉलेज श्यामलाल कॉलेज भावनगर से इन्होंने कॉलेज की डिग्री प्राप्त की थी। इन्होंने कॉलेज की डिग्री श्यामलाल इंटर कॉलेज भावनगर ये भावनगर गुजरात का ही एक जिला है। भावनगर से प्राप्त किए थे। इनकी शादी 12 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हुई। ये 1889 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए विलायत गए। ये बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए विलायत यानी कहने का अर्थ ब्रिटेन से बैरिस्टर की पढ़ाई किए थे। ये 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई करके अपने मां के निधन पर भारत वापस आए थे। ये बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके 1891 ईस्वी में भारत वापस आए। इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर 1891 ईस्वी में अपने मां के निधन पर भारत वापस आए। इन्होंने अपनी मां के निधन पर 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके ब्रिटेन से भारत वापस आए। ये भारत में 1 साल तक रहे। उसके बाद 1892 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के केस के लिए फिर से ये दादा अब्दुल्ला कौन थे? तो दादा अब्दुल्ला एक गुजरात के व्यापारी थे। दादा अब्दुल्ला गुजरात के व्यापारी थे। इन्हीं का केस लड़ने के लिए इन्होंने 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। इन्होंने वहाँ पे रंग भेद की नीति देखी। जब ये 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने रंग भेद की नीति देखी। तो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम और दूसरा टालस्टॉय आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे। जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1894 ईस्वी में किए और दो आश्रम भारत में स्थापना किए, एक साबरमती आश्रम और दूसरा वर्धा आश्रम। क्विक रिकॉल देख लेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर ग्राम के काठियावाड़ जिले में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी मां पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इन्होंने श्यामलाल भावनगर इंटर कॉलेज से इंटर की डिग्री प्राप्त किए थे। इन्होंने 1889 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए विलायत गए। बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर 1891 ईस्वी में अपने मां के निधन पर भारत वापस आए और फिर वहां से 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए? तो दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला के जो एक गुजरात के व्यापारी थे उनके केस लड़ने के लिए 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पे इन्होंने रंग भेद की नीति के तहत आवाज़ उठाई और रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए 1894 ईस्वी में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। तो हम लोगों ने देखा वंदे मातरम गीत के बारे में, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। अब हम लोग जानेंगे भारत के राष्ट्रीय गान। तो भारत के राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था? तब लिखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था।
रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किसके लिए दी गई थी? तो लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड जिसे हम सर भी कहते हैं, सर की उपाधि प्रसिद्ध उपन्यास गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब और किसके लिए मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड या सर की उपाधि 1913 ईस्वी में गीतांजलि, प्रसिद्ध उपन्यास गीतांजलि के लिए मिला हुआ था। जन गण मन को जिसने रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसे गाया कब गया था? तो जन गण मन को पहली बार 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसे लिखे हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, जिस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्षता 1911 ईस्वी की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी तो भारत का राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की या सर की उपाधि पर उसके प्रसिद्ध उपन्यास गीतांजलि के लिए मिला हुआ था। कब मिला? तो 1913 ईस्वी में मिला था। जनगण मन को पहली बार कब गाया गया? तो जनगण मन को पहली बार 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 ईस्वी में जब जनगण मन गाया गया, उस समय कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। बिशन नारायण धर कर रहे थे। 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो चूंकि 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ था, इसलिए 1912 ईस्वी का अधिवेशन महत्वपूर्ण है। तो 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के पटना में हुआ था। बिहार के पटना में हुआ था।
1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के पटना के बांकीपुर कहिए, पटना के बांकीपुर में हुआ था। पटना के बांकीपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1912 ईस्वी के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी। आर.एन. माधोलकर ने की थी। 1912 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आर.एन. माधोलकर ने किया था। और बिहार का ये पहला अधिवेशन था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का कितने अधिवेशन हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ था। एक 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में, दूसरा अधिवेशन 1923 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन 1923 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। 1923 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार के गया में हुआ था। इस 1923 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1923 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास ने की थी, जो 1923 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। क्विक रिकॉल देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड या सर की उपाधि उसके प्रसिद्ध उपन्यास गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में मिला हुआ था। जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो जन गण मन को पहली बार 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ था। 1912 ईस्वी में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1912 ईस्वी में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी। 1923 ईस्वी में कांग्रेस का कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में दूसरा था। जो 1923 ईस्वी में कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो बिहार के गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। हम लोगों ने देखा कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था, और बिहार में तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, जो अभी रामगढ़ की कहाँ पड़ता है? तो रामगढ़ झारखंड में है। तो बिहार कांग्रेस का बिहार में तीसरा
अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में हुआ था। अभी वर्तमान में रामगढ़ कहाँ पे है? तो वर्तमान में रामगढ़ झारखंड में है। वर्तमान में रामगढ़ झारखंड में है। अच्छा, झारखंड में है तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग कब हुआ? तो बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल एरिया लेकर के अलग हुआ? तो बिहार का 46% भूभाग लेकर के अलग हुआ था। यह रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था। 40 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। अबुल कलाम आजाद ने की थी। अबुल कलाम आजाद से एक और प्रश्न आ सकता है कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के पहले व्यक्ति कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उस समय इसकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। और कांग्रेस के सबसे वयोवृद्ध पुरुष कौन थे? तो कांग्रेस के सबसे वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के कितने बार अध्यक्षता की थी? तो अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के 2 बार अध्यक्षता की। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस की 2 बार अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष 1922 ईस्वी एवं 1940 ईस्वी में बने थे। यहां से एक पॉइंट और याद रखेंगे कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। ये कितने सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे? तो ये
1940 से लेकर 1945 यानी 5 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। आखिर इतने लंबे समय तक क्यों बने रहे थे? तो इसका एक ही रीजन था कि 1940 के बाद कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं था। जो 1940 से 1945 तक के बीच में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो ये लंबे समय तक कांग्रेस के अधिवेशन के पद पर बने रहे थे। उसके बाद 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। जेबी कृपलानी ने की थी। जेबी कृपलानी ने की थी। कांग्रेस का बिहार में तीसरा अधिवेशन कहां पर और कब हुआ था? तो कांग्रेस का बिहार में तीसरा अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, और यह रामगढ़ वर्तमान झारखंड का भाग है। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। अब अबुल कलाम आजाद कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे, और इनकी जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उस समय इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। ये कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे? तो ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हुए थे, 1922 ईस्वी और 1940 ईस्वी में। अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये लगातार 5 सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे हुए थे। 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने हुए रहे थे। उसके बाद कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन आज़ादी के पहले, अब कहिए चूंकि 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था, तो आज़ादी के पहले अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की? तो 1946 ईस्वी में जेबी कृपलानी ने की थी।